यूनिवर्सिटी में मेरी मुलाकात अरूज से हुई। वो मुझे भाई कहती थी और यूनिवर्सिटी में अगर उसे कभी कोई मसला होता तो मैं उसके रहनुमाई कर देता। एक दिन वो रोते हुए मेरे पास आई कि एक लड़का मुझे तंग करता है और धमकी दी है कि वो इसे बर्बाद कर देगा। मेरा उससे अच्छा खासा झगड़ा हुआ और फिर कुछ दिनों के बाद अरूज गायब हो गई। हफ्ते बाद अरूज बुरी हालत में हॉस्पिटल के बाहर मिली। जब पुलिस ने उसका बयान दिया तो ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि उसने पुलिस को मेरा नाम बताया कि मैंने उसके साथ ज्यादती की है और पुलिस ने मेरा निकाह अरूज से करवा दिया। निकाह के बाद जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ, अरूज ने पहली बार मैंने उस लड़की को रोड क्रॉस करते हुए देखा था। जब भी वो रोड क्रॉस करने के लिए 2-3 कदम बढ़ाती, कोई न कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल गुजरने लगती और वो फौरन से 4 कदम पीछे हट जाती। पिछले 5 मिनट से मैं यही तमाशा देख रहा था। फिर सोचा कि मदद कर देने में कोई हर्ज नहीं है। तेजी से कदम बढ़ाता हुआ लड़की के पास चला गया। सामने मेरी यूनिवर्सिटी थी और मुझे भी वहीं जाना था और मैं रोड क्रॉस करने ही वाला था जब मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। लेकिन जिस तरीके से वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी और बार बार पीछे हट रही थी, मुझे लगा जैसे कि वो रोड क्रॉस करने से घबरा रही है। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी। मेरे एक्सक्यूज़ मी करने पर इसने मुझे देखा और जल्दी से अपनी चादर दुरुस्त करने लगी। कहने लगी जी कहिए। मैंने कहा आपको रोड क्रॉस करवा दूँ। मेरी बात सुनकर पहले तो वो घबराई, फिर कहने लगी नहीं नहीं, मैं खुद कर लूँगी। मैंने कहा पिछले 5 मिनट से तो नहीं कर पा रही, मैं करवा देता हूँ। कहने लगी जी हाँ, मुझे ना बहुत डर लगता है। मैंने कहा मैं समझ गया था। मैंने सामने आने वाली गाड़ियों को हाथ से रुकने का इशारा किया और इसका हाथ पकड़कर इसे रोड क्रॉस करवा दिया। और मुझे हैरत ये हुई, वो मेरी ही यूनिवर्सिटी के अंदर जा रही थी। जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जाने लगा तो वो कहने लगी बस बस, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। आपको मुझे अंदर तक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इतनी भी पागल और बेवकूफ़ थोड़ी हूँ जो आप मुझे अंदर तक छोड़ने जाएं। मैंने कहा मैं आपको अंदर तक छोड़ने नहीं जा रहा, मैं भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। कहने लगी अच्छा अच्छा, तो आप ही मेरी तरह दाखिला लेने आए हैं। फिर अपने नीले रंग की कढ़ाई वाली चादर सर पर दुरुस्त करने लगी। कहने लगी आप हॉस्टल में रहेंगे या खाली दाखिला लेकर क्लास लेकर वापस अपने घर चले जाया करेंगे। मैं तो इस लड़की को बड़ा ही कामगो और डरपोक समझ रहा था, लेकिन वो कई सवाल मुझसे कर चुकी थी। मैंने कहा मेरा आखिरी साल है, लेकिन शायद आप नहीं हैं। कहने लगी हाँ, मैं पहली बार यूनिवर्सिटी आई हूँ। आपको पता है, पूरे ख़ानदान में मैं वाहिद लड़की हूँ जो यूनिवर्सिटी तक आई हूँ और हमारे ख़ानदान में सब कहते हैं कि लड़कियाँ यूनिवर्सिटी में जाकर बिगड़ जाती हैं। लेकिन मैंने अब्बा को बहुत समझाया कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, मुझे लाजमी यूनिवर्सिटी भेजें। मैंने बड़ी मन्नतें मांगी। मैंने बाबा जी के दरबार पर चादर भी चढ़ाई थी, फिर जाकर अब्बा माने। मैं तो इस लड़की को रोड क्रॉस करके पछता रहा था। यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होते ही मुझे कहने लगी ये दाखिला फॉर्म कहाँ से मिलेगा। मैंने एक तरफ इशारा कर दिया जहाँ पर लड़के और लड़कियों की लंबी कतार लगी हुई थी। दूसरी मुलाकात मेरी उस लड़की से तब हुई जब इसका दाखिला हो चुका था। मैं कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा बातों में मसरूफ़ था जब वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ दाखिल हुई। मुझे देखते ही दूर से इसने हाथ हिलाया था, फिर फ़ौरन से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। कहने लगी आप वही हैं ना जिसने मुझे रोड क्रॉस करवाया था। मैंने कहा जी। मेरे दोस्त मेरी शक्ल की तरफ देखने लगे, क्योंकि मैं लड़कियों से ज़्यादा फ्री नहीं होता था, ना ही ज़्यादा बातचीत करता था। कहने लगी आपको पता है मेरा दाखिला हो गया है। मैंने कहा अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कहने लगी खैर मुबारक। फिर कहने लगी आपको पता है मेरे अब्बा ने पूरे गांव में मिठाई बांटी है कि मेरी बेटी का दाखिला यूनिवर्सिटी में हो गया है। आपको मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मेरे दोस्त कभी मेरी शक्ल की तरफ देख रहे थे तो कभी उस लड़की की शक्ल की तरफ।
میں نے کہا کہ اس وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا بہت ضروری بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگی اچھا اچھا ٹھیک ہے، ہم پھر کبھی مل لیں گے، اب تو ایک ہی یونیورسٹی میں ہے، کہیں نہ کہیں تو ملنا ملانا رہے گا۔ میں نے کہا جی جی ضرور، یہ کہہ کر وہ کہنے لگی اچھا بائے بائے، اور واپس اپنی سہیلیوں کے پاس چلی گئی۔ میرے دوست مجھے دیکھ کر کہنے لگے یہ کیا تھا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ وہ کہنے لگے آفتاب، یہ کہیں سے بھی تمہاری فیملی کی تو نہیں لگتی، اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمہاری کوئی کزن ہے۔ کون ہے یہ لڑکی؟ میں نے کہا پتہ نہیں، چند دن پہلے روڈ کراس کرنے سے ڈر رہی تھی، میں نے مدد کر دی، مجھے کیا پتا تھا کہ گلے ہی پڑ جائے گی۔ بہرحال ابھی اس بات کو 15 دن ہی گزرے تھے کہ ہم لوگ کلاس لے رہے تھے اور میں فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھا تھا کہ جب وہ لڑکی کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ اکیلی تھی، لیکن کلاس میں بیٹھے مجھے دیکھ کر دور سے اس نے ہاتھ ہلایا اور مسکرانے لگی۔ منہ سے تو کچھ نہیں بولی تھی، لیکن میرے ساتھ میرے کلاس والے سبھی اسے دیکھ چکے تھے اور پھر مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ سب کی نظر جب یک وقت بیرونی دروازے پر پڑی تو ہمارے پروفیسر جو ہمیں لیکچر دے رہے تھے ان کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے باہر دیکھنے لگے جہاں وہ لڑکی مجھے ہاتھ سے اشارے کر رہی تھی۔ پروفیسر کو دیکھ کر تیزی سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے چلی گئی۔ پروفیسر میرے پاس آیا، کہنے لگا یہ کون تھی؟ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کہوں، بے وقوف لڑکی نے کتنی غلط حرکت کی تھی۔ پیچھے سے ایک لڑکا کہنے لگا گرل فرینڈ ہے، اور کلاس میں دبی ہنسی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے پلٹ کر غصے سے اسے گھورا تو وہ چپ ہو گیا۔ پروفیسر کہنے لگے آفتاب، تم سے تو میں اس قسم کی کوئی امید نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا نو سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میری دور کی کزن ہے، نئی نئی یونیورسٹی میں آئی ہے، جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے ہی کہتی ہے۔ میں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ پروفیسر کہنے لگے اوکے اوکے ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ اب اس لڑکی سے دو ٹوک بات کرنی ہی پڑے گی، بھلا یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں نے روڈ کراس کر کے کوئی گناہ یا غلطی کر دی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سب ذلت برداشت کرنی پڑے گی؟ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کینٹین میں ہی ملے گی۔ میں سیدھا کینٹین میں پہنچا تھا۔ وہ اس وقت سموسہ کھا رہی تھی، ساتھ میں کولڈ ڈرنک بھی پی رہی تھی، ساتھ میں اس کی ایک دوست بھی تھی جس سے پٹر پٹر باتیں کیے جا رہی تھی، وہی اپنے گاؤں کی قصے کہانیاں، اور وہ لڑکی بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ جب میں اس کے پاس گیا میں نے کہا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں، بیٹھیں سموسہ منگواؤں آپ کے لیے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ میں سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن میں اس لڑکی سے اس کی دوست کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے تو لحاظ نہیں تھا، لیکن مجھے تھا کہ اس کی دوست کے سامنے اس کی انسلٹ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا ہم اکیلے میں بات کر سکتے ہیں؟ یہ سن کے وہ لڑکی کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی، کہنے لگی نہیں نہیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جو لڑکوں سے اکیلے میں بات کرے، آپ کو جو کہنا ہے میری سہیلی کے سامنے کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، لیکن بات میں اکیلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا آپ 2 منٹ کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیں گی؟ وہ کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں۔ پھر اس نے اپنی کتابیں پکڑی اور اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے کہا دیکھو محترمہ۔ کہنے لگی نہیں، میرا نام عروج ہے۔ میں نے کہا جو کوئی بھی ہیں، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، میں نے آپ کو صرف روڈ کراس کروایا تھا۔ کہنے لگی جی جی، میں آپ کا احسان کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ مجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں۔ میری بات سن کر وہ چپ سی ہوئی تھی، کہنے لگی میں آپ کی بات نہیں سمجھی، بڑا نافہم سا انداز تھا۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی لڑکا آپ کو روڈ کراس کروا دے تو کیا آپ اس کے 4 دوستوں کے سامنے اسے ہائی ہیلو کرنے کے لیے پہنچ جائیں گی؟ کہنے لگی آپ نے مجھ پر احسان کیا تھا، میں تو اس لیے، یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا آپ نے پوری کلاس کے سامنے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا، کیا ضرورت تھی ہاتھ ہلا کر اپنی پہچان کروانے کی؟ میں آپ کا کچھ لگتا تھوڑی ہوں، کیا لگتا ہوں میں آپ کا؟ کچھ بھی تو نہیں۔
इस तरह की बातें शरीफ लड़कियों को ज़ेब नहीं देती। कहने लगी, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया। 1 महीने तक तो वाकई इस लड़की ने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की थी, लेकिन पूरे 1 महीने बाद मैंने उस लड़की को रोते हुए देखा। ये इधर उधर न जाने किसको तलाश कर रही थी। मैं उस वक्त अपने दोस्त के साथ बैठा अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। आपस में डिस्कशन भी हो रही थी जब इसकी नज़र मुझ पर पड़ी। तेज तेज कदम उठाती हुई मेरे पास आ गई। कहने लगी, बात सुने, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, क्यों, अब क्या हुआ? कहने लगी, पहले बताएं आपका नाम क्या है? साथ साथ आंसू साफ कर रही थी। मैंने कहा, आफताब। कहने लगी, हाँ आफताब भाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, अब क्या हुआ है? कहने लगी, वो हमारी क्लास का एक लड़का है, इसने मुझे धमकी दी है। कहने लगा, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो तो देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने कहा, क्यों बोला ये? कहने लगी, बदतमीज़ी कर रहा था, मेरा बस हाथ उठ गया और इसने तमाशा बना लिया। ये सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ इसको। इससे पहले मैं अपने कफ ऊपर करता, मेरा दोस्त कहने लगा, क्या पागल हो गए हो? तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है पराई लड़ाई में हाथ घुसाने की? मैंने कहा, वो इसके साथ बदतमीज़ी कर रहा है और मैं चुपचाप शक्ल देखता रहूं? मैं अपने दोस्त को पीछे करता और उस लड़की के साथ चल पड़ा। वो लड़का वाकई उबाश किस्म का था। वो लड़की इस लड़की के पास आकर कहने लगी, बहुत फन्ने खान बन रहे थे ना तुम, कहते थे देखते हैं कौन बचाएगा तुम्हें। ये देखो मेरा भाई आ गया, तुम्हारी टांगे तोड़कर रख देगा। मैंने उस लड़के को कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस लड़की के साथ बदतमीज़ी करने की? वो च्युइंगम चबा रहा था। कहने लगा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैंने कहा, तुम भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। कहने लगा कि मैं यहाँ के आईजी का बेटा हूँ। ये सुनकर मैं चुप सा हो गया था। फिर वो कहने लगा कि बस, निकल गई सारी हीरोपंती। मैंने कहा, ये तो तुम्हारे बाप की पहचान है, तुम कौन हो? तुम्हारी पहचान क्या है? कभी ये सोचा है तुमने? तुम्हें क्या लगता है लड़कियों को यूं परेशान करना, तंग करना अच्छी बात है? बहरहाल मैंने इसे खूब शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। फिर वो लड़का चुप हो गया। मैं कोई बदमाश किस्म का लड़का नहीं था, लेकिन बहरहाल मामला रफा दफा हो चुका था। वो लड़की मेरा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने इसे भी समझाया कि दोबारा इस किस्म के लड़कों को इग्नोर करो तो ही बेहतर है, यानी जवाब देने की या थप्पड़ मारने की कोशिश मत करना। कहने लगी, आफताब भाई, मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा था, बस ये ख्वामख्वाही मुझ पर फिक्रे कस रहा था। मैं तब भी चुप रही, लेकिन जब इसने मेरी चादर खींची तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। चादर औरत की इज्जत होती है, वो कोई खींचेगा तो कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी। बस मेरा हाथ इस पर उठ गया, इसने तमाशा बना दिया। मैंने भी कह दिया कि मैं अकेली नहीं हूँ, ये ना समझे कि मैं अकेली लड़की हूँ तो जो चाहे कर लेगा। धमकियाँ दे रहा था कि तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। मैंने कहा, मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कहने लगी, मुझे उस वक्त सिर्फ आपका ही ख्याल आया था, हालांकि मुझे पता था कि आपको ये सब पसंद नहीं है। मैं आपके पास आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं यूनिवर्सिटी में आपके अलावा किसी को नहीं जानती। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अब भी अगर कोई मसला हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराकर कहने लगी, बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। बहरहाल अब अक्सर मेरी इससे मुलाकात होती थी। वो इसी यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में रहती थी, क्योंकि वो गांव से आई थी और शहर में इसका कोई भी नहीं रहता था, और हॉस्टल में मेरे अलावा वो किसी को जानती नहीं थी। हम दोनों के बीच यूं तो कोई भी रिश्ता नहीं था, लेकिन एक अनजाना सा बड़ा मजबूत रिश्ता बन चुका था। जब भी इस पर मुश्किल वक्त आता तो वो बिला तकल्लुफ मेरे पास आ जाती। कहती, आफताब भाई, नोट्स मिल सकते हैं? मैं कहीं से भी इसे नोट्स ढूंढकर लाकर दे देता। जब इसका पहला सेमेस्टर था तो वो बहुत परेशान थी। कहने लगी, मेरे ज़्यादा नंबर तो नहीं काटेंगे, मैट्रिक के बोर्ड में भी जानबूझकर इन लोगों ने मेरे नंबर काटे थे। मैंने कहा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, जितनी मेहनत करोगी उतने ही नंबर हो जाएंगे। पहली प्रेजेंटेशन देते वो बहुत कंफ्यूज थी।
कहने लगी, इतने सब लोगों के सामने मुझे नहीं लगता कि मैं बोल पाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, तो मेरे सामने बोलो। मैंने इसे काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस करवाई और जब इसने अच्छी प्रेजेंटेशन दी तो सबसे पहले खुशी खुशी मेरे पास ही बताने के लिए आई थी। मैंने कहा तुम तालीम हासिल करके करोगी क्या? कहने लगी, मुझे वकील बनने का बड़ा शौक है। मैंने कहा वकील तो झूठे होते हैं। कहने लगी, लेकिन मैं सच्ची वकील बन के औरतों के हकूक़ के लिए लड़ूंगी। आपको पता है जिस गांव से मेरा ताल्लुक है वहाँ बहुत ज़्यादा पर्दा रखते हैं, बरसों से चला आ रहा है, और गांव वाले ये भी जानते हैं कि ये बेकार है, फजूल है, बेमायनी है, लेकिन फिर भी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि बाप दादा से चला आ रहा है। जब वकील बनूंगी ना, मैं इन सब रस्मों को तोड़कर रख दूंगी। बहुत कुछ सोचा है मैंने, जिस दिन आप फ्री होंगे तो आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं इस लड़की की बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। महज ये कहता कि हाँ हाँ ज़रूर सुनूंगा तुम्हारे किस्से कहानियाँ, और मेरी दुआ है कि तुम बहुत बड़ी वकील बनो। फिर मैंने कहा, जब तुम बहुत बड़ी वकील बन जाओगी तो कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगी? वो हंसने लगी, कहने लगी, आपको नहीं भूल सकती, आपकी मुझ पर बहुत एहसान है, और मैं एहसान ना मानूं, मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ। हमेशा अपने मोहसिन को याद रखती हूँ। अब ऐसा होने लगा था कि रोज़ कहीं ना कहीं मेरी से मुलाकात हो जाती थी। 5 मिनट हमारी बातचीत भी हो जाती। बस इतना ही था कि एक दिन जो खबर मैंने सुनी, इसने मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल कर रख दी थी। पिछले दिन मेरी बहन की शादी थी और इसकी शादी की तैयारियों में मैं कुछ दिन यूनिवर्सिटी नहीं जा सका। बहन का मामला था, घर में 100 काम थे जो मुझे ही निपटाने थे। इसकी रुखसती के बाद मुझे यूनिवर्सिटी जाने का वक्त मिला था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने अरूज को कहीं भी नहीं देखा था। पता नहीं क्यों, मैं ना चाहते हुए भी इसका तलाशी था। बार बार मेरी नज़रें इसको तलाश कर रही थीं। मैंने अपने दोस्त से भी पूछा कि वो लड़की मेरा पूछने तो नहीं आई थी। कहने लगा, कौन वो, बावली? मैंने कहा, हाँ वही बावली। वो कहने लगा, खैर तो है आफताब मियाँ, आज तक कभी तुमने किसी लड़की के बारे में नहीं पूछा और इसके बारे में पूछ रही हो। मैंने कहा, तुम गलत समझ रही हो, वो मुझे भाई कहती है और शायद समझती भी है। वो कहने लगा, इससे क्या होता है, हमारी भी बहुत सी कज़नें हमें भाई भाई कहती हैं, लेकिन फिर बीवियां बन जाती हैं। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। कहने लगा, नहीं, मेरे पास ऐसी कोई लड़की नहीं आई। कहने लगा, असल में मैं भी 2-4 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा। मुझे लगता है शायद वो आज यूनिवर्सिटी नहीं आई होगी। लेकिन जब 2-3 दिन वो नहीं आई तो मैं इसके हॉस्टल पहुंच गया। मैंने इसका नाम लिया। मैंने कहा, अरूज इसी हॉस्टल में रहती है। ये बात सुनकर वार्डन मुझे गौर से देखा। कहने लगी, इससे क्या काम है? मैंने कहा, मैं इसका कज़न हूँ, मैं इसे मिलना चाहता हूँ। कहने लगी, पता नहीं, वो शायद अपने गांव जा चुकी है। पिछले 5 दिन से इस लड़की का कुछ भी पता नहीं है, और अजीब लड़की है, हमें बताया भी नहीं और मुंह उठाकर गांव चली गई। मैं हैरान हुआ था, इसका कोई भी फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं था। अभी मैं इसकी हॉस्टल से बाहर निकल ही रहा था जब एक बुरा शख्स मुझसे टकरा गया। धोती पहनी हुई थी, ऊपर सफ़ेद कुर्ता था, दाढ़ी सफ़ेद थी, बड़ी परेशानी के आलम में था। वार्डन से जाकर कहने लगा, मेरी बेटी किधर है? 4 दिन हो गए इसने मुझसे फ़ोन पर बात नहीं की। वार्डन कहने लगी, कौन हो मियाँ? कौन है आपकी बेटी? वो कहने लगा, अरूज अल्लाह। ये सुनकर मैं वहीं रुक गया था। वो कहने लगी, वो लड़की तो 4 दिन से हॉस्टल से गायब है। हमें तो लगा था कि शायद गांव चली गई होगी। कहने लगा, नहीं, गांव में तो नहीं आई मेरी बच्ची 4 दिन से। मेरा फ़ोन नहीं उठा रही और इसका 3 दिन से फ़ोन भी बंद है। और ऐसा कभी नहीं हुआ, वो तो रोज़ाना मुझसे ढेरों बातें करती थी। वो वार्डन कहने लगी, हमें नहीं मालूम वो कहाँ गई है। इसका बाप कहने लगा, ऐसे कैसे नहीं मालूम, मेरी बच्ची आप लोगों की जिम्मेदारी थी, यहाँ पर रह रही थी। वो कहने लगी, देखें, अगर वो खुद ब खुद कहीं गई है तो हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या मालूम वो कहाँ चली गई। इसका बाप रोने लगा कि मेरी बच्ची कहाँ चली गई। मैं फ़ौरन से वहाँ पर गया। मैंने कहा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कहने लगी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त होती जब लड़की हमारे हॉस्टल में मौजूद हो।
अरे जब वो यूनिवर्सिटी से वापस हॉस्टल ही नहीं आई, कहीं चली गई, तो हम क्या कह सकते हैं? मुझे खुद सुनकर फिक्र होने लगी थी। मैं बेहद परेशान होकर रह गया था। मैंने जब ये बात अपनी दोस्त को बताई, वो कहने लगा कि तुम मुसीबत में ना ही पड़ो कि वो लड़की कहाँ गई और कहाँ नहीं। तुम्हें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम होश में तो हो, तुम क्या कह रही हो? ये लड़की 4 दिन पहले ना हॉस्टल गई है ना अपने गांव। इसका बाप रो रो कर पागल हो गया है, और तुम कहते हो कि मुझे इस मामले में पढ़ना नहीं चाहिए। वो कहने लगा, मैं तो तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी है। बहरहाल मैंने इसके वालिद के साथ जाकर पुलिस में रिपोर्ट करवाई। तफ्तीश भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो लड़की कहीं भी नहीं मिल रही थी। 3 दिन बाद इस लड़की का पता चला कि वो अस्पताल में है, और सुबह ही कोई अपनी गाड़ी से अस्पताल के बाहर इसे फेंक कर चला गया था। अस्पताल के अमले ने इसे दाखिल कर लिया। मैं और इस लड़की का बाप अस्पताल में पहुंचे। मैंने देखा तो मैंने अपनी आंखें मीच ली थीं। मुझे देखकर इस लड़की ने भी अपना रुख बदल लिया था। पुलिस का अमला भी वहां मौजूद था और फिर से पूछने लगे कि इसके साथ ये सब कुछ किसने किया है। इसका बाप तो यूं था कि जैसे अगला सांस ही नहीं ले पाएगा। वहीं दम बखुद होकर बैठ गया था। जो इसकी बेटी के साथ हुआ था वो कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था। इसके साथ ज्यादती की गई थी। इसकी हालत बहुत ख़राब थी। ये जिंदा ही नहीं रह पाएगी। पुलिस ने जब इससे पूछा कि इसके साथ ये सब कुछ किसने किया, तो पहले तो वो खामोशी से दीवार की जानिब देखने लगी। बताओ ये सब किसने किया है? तो इसने अपना कपकपाता हुआ हाथ ऊपर किया, उंगली उठाकर मेरी तरफ इशारा कर दिया। इस शख्स ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। ये सुनकर तुम्हें अपना होशो आवाज़ खोने लगा था। इसका बाप भी मेरी तरफ देखने लगा, और पुलिस वाले भी हैरत से मुझे देखने लगे। फिर वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, इस शख्स ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे बर्बाद करके रख दिया है। इस लड़की का वालिद उठकर इसके पास आ गया। कहने लगा, ये तो तुम्हें ढूंढने में हमारी मदद कर रहा था। कहने लगी, आपके सामने शरीफ बन रहा था। मैं पिछले 1 हफ्ते से इसकी कैद में हूँ। मेरी बर्बादी का जिम्मेदार यही है। मैंने इसके पास आकर कहा, कि क्या कह रही हो? मुझे लगता है तुम अपने होशो हवास में नहीं हो। कहने लगी, मैं अपने होशो हवास में कह रही हूँ। ये शख्स मेरी बर्बादी का सबब है। खुदा के लिए इसे गिरफ्तार कर लें, सबसे सख्त सजा दें। ये कहना था कि पुलिस के एहलकार मेरे पास आ गए। मैं तो इस लड़की को हक्का बक्का देखता रह गया था। पुलिस के एहलकार मुझे गिरफ्तार करने लगे। कहने लगे कि आपके खिलाफ FIR काट दी गई है, क्योंकि हमने इस लड़की का बयान ले लिया है। मैंने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही थी। फिर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन बंद कर दिया। मेरे वालिद और बड़े भाई स्टेशन पहुंचे। कहने लगे, ये सब क्या किया तुमने? मैंने कहा, बाबा मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं वो लड़की क्यों झूठ बोल रही है। कुछ देर बाद मेरा दोस्त भी आ गया। कहने लगा, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था कि किसी भी मुसीबत में मत फंसो, लेकिन तुम बाज नहीं आए ना। देख लिया तुमने, इस लड़की ने उल्टा तुम पर इल्ज़ाम लगा दिया, हालांकि किया तुमने कुछ भी नहीं। मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो तो कहती थी कि मैं अपनी माजी को कभी नहीं भूलती। फिर इसने मेरे साथ ये सब क्यों किया? इसने मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया? मेरे साथ धोखा हुआ था। जो कुछ इसके साथ हुआ है वो बुरा हुआ है। सच बता देती तो मैं उस शख्स से भी लड़ जाता जिसने इस मासूम लड़की के साथ ये सब किया, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकती है। पहली पेशी पर अदालत ने मेरे सामने बस 2 ही रास्ते रखे थे कि या तो मैं इस लड़की से निकाह कर लूं, या फिर मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये डिमांड उस लड़की की तरफ से थी और उसके बाप की तरफ से भी। ये तो मैं भी जानना चाहता था कि आखिर इसने मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगाया। इसलिए मैंने हामी भर ली और लड़की से निकाह कर लिया। लेकिन जैसे ही मैं इसके कमरे में गया, जो कुछ इस लड़की ने मुझे बताया मैं सोच भी नहीं सकता था। कहने लगी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे अगवा करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैंने कहा कि तुम मुझ पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हें बर्बाद किया है? वो कहने लगी, आपने मेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, लेकिन आपने खुद अपना नाम बताया था।
میں نے کہا میں اگر ایسا کرتا تو تمہاری آنکھیں بند کر کے اپنا نام نہ لیتا۔ یقیناً یہ کسی نے مجھے بدنام کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ میرے ذہن میں وہ نوجوان آنے لگا جس سے میں نے لڑائی کی تھی۔ میں نے اپنے ایک دوست کے ذریعے جو کہ پولیس میں تھا اس لڑکے کو شک کی بنیاد پر پکڑوا دیا۔ جب اسے مار کر پوچھا گیا تو اس نے سچ اگل دیا اور اپنا جرم بھی قبول کر لیا۔ وہ مجھ سے اور اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور اب جب جیل میں تھا وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی کہ میں اسے معاف کر دوں اور اگر میں چاہوں تو اسے چھوڑ دوں، لیکن میں نے اسے اپنا لیا کیونکہ اس کا بھی کوئی قصور نہ تھا۔